हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित एंड आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का हमारी नेक्स्ट वीडियो। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर रेजोनेंस और उसके इफेक्ट और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी थी और आज हम उसी में हमारा नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं एरोमेटिसिटी के ऊपर। इट मीन्स हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या फिर किस मतलब क्या है। इस तरीके से अब यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिसिटी का मतलब क्या होता है? देखो, एरोमेटिसिटी का मतलब है कि वो बताता है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। अब एरोमेटिक के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हैं। वो क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है कि पहले तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। क्या? कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए एंड प्लेनर होना चाहिए। साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो हक्कल रूल जो था उसको ओबे करना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है ना। ये वाला सिस्टम जो था हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए बेसिक क्राइटेरिया है। अगर इन तीनों चीज़ों को फॉलो कर रहा है कोई कंपाउंड तो वो एरोमेटिक है, वरना वो एरोमेटिक नहीं है। अच्छा, अब एरोमेटिक के अलावा भी कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं? देखो, एरोमेटिक जो और जो एंटी एरोमेटिक नहीं है वो होता है हमारा नॉन एरोमेटिक, ठीक है, जो इन दोनों में से कुछ भी ना हो, ठीक है। अब एंटी एरोमेटिक के लिए क्या क्राइटेरिया है? ये दोनों, पहली दोनों चीज़ें तो सेम है, बस तीसरी जो चीज़ है ना, लास्ट थर्ड पॉइंट जो है वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है इसका। कौन सा सिस्टम है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब ये आखिर ये 4n+2 पाई और ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है क्या? इस चीज़ को हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे n की वैल्यूज 0 1 2 3 सोन ऐसे हम पुट कर सकते हैं। तो सिस्टम क्या बनेगा? अगर मैं 0 के लिए रखूँ तो आपके रूल के हिसाब से 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे सिस्टम के अंदर? ये तो 0 पुट करा तो कितने आए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 1 करोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 करोगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 करोगे तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर करोगे तो आप 18 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए। अगर इस तरीके से आ रहे हैं इतने इलेक्ट्रॉन सिस्टम किसी साइक्लिक कंपाउंड में, मतलब ये और ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, और उसके बाद अगर उस सिस्टम में वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है या 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला या 10 पाई या 14 या 18 वाला, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर वो इस वाला क्या नहीं है तो फिर वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, मतलब कि n की वैल्यू 0 1 2, सॉरी वो 0 तो रखोगे ही नहीं, 1 2 3 4, तो 4 का टेबल तो आता ही है आपको। 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे या 12 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह के दो सिस्टम बनते हैं हमारे पास, एक बनता है एंटी एरोमेटिक और एक बनता है एरोमेटिक। अब मैं अगर यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ जो एरोमेटिक कंपाउंड में आपने सबसे पहले पढ़ा होगा, बेसिकली हमने पढ़ रखा है भैया बेंजीन। अब बेंजीन क्या है? एरोमेटिक। कैसे प्रूफ हो रहा है? हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 मीन्स प्लेनर है, ठीक है ना। प्लेनर के लिए मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, मतलब कॉन्जुगेटेड भी है। ये दोनों चीज़ हो गई। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, अब इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये रहे 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी, इट मीन्स ये एरोमेटिक है। इजी, समझ में आ गया एरोमेटिक कैसे पता लगाना है। चलो और मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है, अब ये मुझे बताओ एरोमेटिक है या नहीं है। पहली कंडीशन साइक्लिक, सॉरी कॉन्जुगेटेड सिस्टम, डबल सिंगल डबल, सॉरी सिंगल डबल सिंगल, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मूवमेंट हो जाएगी। अब कैसे होगा? साइक्लिक है, प्लेनर है, ये sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp2 हाइब्रिडाइज, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा, मतलब प्लेनर भी है। तीसरी चीज़ है 4n+2 पाई, हक्कल रूल लग रहा है,
इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 0, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ रहा है, पाई के 2 इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास, इट मीन्स ये भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। और कोई कंपाउंड ले लेते हैं, चलो हम इसी का ये बना करके देखते हैं। नेगेटिव ले लिया अब मैंने, क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है। अब ये जो कंपाउंड है इसके अंदर भैया देखो साइक्लिक है, प्लेनर ये भी है, ठीक है, साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, कॉन्जुगेटेड भी है। अब इसके अंदर हक्कल रूल लगाओ, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2। अब ये भी तो जब घूमेगा तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन बनेगा, ये जो पेयर बनेगा नेगेटिव चार्ज है, अगर ये बनाएगा तो ये भी तो पाई बॉन्ड ही बनाएगा। तो पाई के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इसके हो गए और 2 इसके हो गए, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया जी हमारा। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में नहीं आएगा, इट मीन्स ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए एंटी एरोमेटिक के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसका मुझे पता लगाना है ये एंटी एरोमेटिक भी है या फिर नॉन एरोमेटिक है। अब इसके अंदर देखो हर एक कार्बन साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज होगा क्योंकि सब पे डबल बॉन्ड आ ही रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, कॉन्जुगेटेड है, सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड है, हक्कल रूल को फॉलो करेगा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, या 2 होने चाहिए या 6 होने चाहिए, यहाँ पर हैं 4, तो इट मीन्स ये इसको तो फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारे पास एंटी एरोमेटिक का था और ये n की वैल्यू 1 रख करके आप देखोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इट मीन्स ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये वाला एरोमेटिक नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये हमारे पास एरोमेटिक थे ये कंपाउंड, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। लेकिन अब इसको और अच्छा समझने के लिए हम इसके और बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं प्रैक्टिस, ताकि और आसान हो जाए हमारे लिए एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक सिस्टम को पहचानना, ठीक है। तो अब हम कुछ हमारे जो कंपाउंड्स हैं इनको चेक कर लेते हैं कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है और कौन एंटी एरोमेटिक है। चलिए सबसे पहले हम इसके पास आते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, पर यहाँ पर ये एक कार्बन क्या हो गया, इस पर ना डबल बॉन्ड है ना कुछ है ना पॉजिटिव चार्ज, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। अब सिस्टम के अंदर देखो पहली चीज़ हम हमेशा क्या देखते हैं, साइक्लिक, सही है, और फिर उसके बाद देखते हैं प्लेनर, प्लेनर सारे तो हैं बट ये भाई साहब वाला जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज, और sp3 हाइब्रिडाइज वाला प्लेनर नहीं होता, ठीक है। तो अब ये सिस्टम उसके अंदर तो आ नहीं रहा, इट मीन्स ना तो अब ये एरोमेटिक में आएगा ना ही एंटी एरोमेटिक में आएगा। क्यों नहीं आएगा, सिंपल सी चीज़ें मैंने कहा था, एंटी एरोमेटिक के लिए भी साइक्लिक एंड प्लेनर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं बन रही, इट मीन्स ये नॉन एरोमेटिक है, ओके। अगला देखते हैं, यहाँ पर sp2 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 मतलब प्लेनर है और ऑल्टरनेट ऑर्डर में है, हाँ ऑल्टरनेट ऑर्डर में है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तीसरी कंडीशन आपका हक्कल रूल फॉलो हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, बिल्कुल है, तीनों चीज़ें फॉलो हो रही हैं तो ये एरोमेटिक हो गया। अगला देखते हैं आपका क्या है, ये नेफ्थलीन है आपका। नेफ्थलीन के अंदर देखिए क्या है, अब ये तो एरोमेटिक होगा ही होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, फटाफट देख के बताओ। सारे एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में सिंपल सी चीज़ है, ये इधर पे लो, ये इधर पे लो, ठीक है, ये इधर पे लो, ये इधर पे लो, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, रिंग हमारी घूमेगी इसके अंदर। दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज सारे साइक्लिक है, प्लेनर है। हक्कल रूल के हिसाब से कितने पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 पाई, 6 पाई या 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो 2 4 6 8 10 आ रहे हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक है, फॉलो कर रहा है भैया। अच्छा अब ये ऐसे कंपाउंड आ जाएं, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं हीट्रोएटॉमिक। हीट्रोएटॉमिक क्या होते हैं, जब कोई कार्बन की रिंग में कोई दूसरा कार्बन को छोड़ के कोई अलग एटम आ जाए, ठीक है ना, कार्बन को छोड़ के कोई दूसरा एटम उसकी रिंग के अंदर आया तो वो हो जाते हैं हमारे हीट्रो एरोमेटिक कह लो या हीट्रोएटॉमिक हो जाते, हीट्रोएटॉमिक कंपाउंड होते हैं हमारे। अब इनके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर अगर मैं देखूँ sp2 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 सारे कार्बन sp2 प्लेनर है, साइक्लिक है, ऑल्टरनेशन भी है, ठीक है। अब ये रिंग अब ये एरोमेटिक है या नहीं है, ये आप सोचिए। इसके अंदर डबल बॉन्ड कैसे रोटेट करेगा, इसके अंदर ये लोन पेयर रोटेट करेगा अपनी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए, मतलब रेजोनेंस दिखाने के लिए ये रिमूव करेगा, इट मीन्स तो ये भी गिना जाएगा। इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बाकी सारी कंडीशन ट्रू हो रही थी, एरोमेटिक, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं, अभी हमारा कौन है, जाना पहचाना सा लग रहा है आपको,
ये तो फ्यूरेनॉल था। अब ये हमारा कौन है फ्यूरेन के बाद? ये हमारा आ गया पायरिडीन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ये चीज़ देखो, सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं, साइक्लिक प्लेनर, सारी कंडीशन ट्रू हो रही है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब ये कहोगे जी लोन पेयर है, पर ये रोटेशन में मतलब इसके कॉन्जुगेशन में इसका कोई पार्ट नहीं है, ये लगातार घूमते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यही बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है, तो ये एरोमेटिक हुआ। क्या बात है, सारे एरोमेटिक हो रहे हैं भाई। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं, क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है। sp2 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 साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड होगा या नहीं होगा, अब ये बताओ कौन कह रहा है नहीं होगा? भैया बॉन्ड रोटेट करेगा, चार्ज घूमेगा पूरे इस पे, इट मीन्स कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड भी है तो इसके बाद क्या हो गया? हमने पढ़ी थी कंडीशन रेजोनेंस चलाने के लिए, क्या एक्स वाई डबल बॉन्ड और जेड वाले पे पॉजिटिव चार्ज हो या कुछ हो तो हमारा रेजोनेंस घूमेगी। तो भैया घूम रही है हमारे पास। ठीक है, तो रेजोनेंस घूम रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं प्रूव, और कौन सा सिस्टम बन जाएगा? ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा हमारा। इट मीन्स ये भी एरोमेटिक है। अब इसके अंदर देखते हैं, यहाँ देख के थोड़ा दिमाग घूम रहा होगा। अब यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, अगर एक बॉन्ड टूटा, मान लो ये इसके पास गया, तो ये कैसा बन जाएगा? ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब सिंगल बॉन्ड हो गया ना इनके बीच में, तो अगर ऐसे टूटेगा तो ये इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे भाई साहब पे पॉजिटिव चार्ज। अब अगर मैं देखूं इस रिंग पे अगर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर एक तरह से ये समझ लो इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज है, अब ये रेजोनेंस दिखाएगा। सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं, sp2 हाइब्रिडाइज हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये, क्योंकि ये जो चार्ज है ये इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। अभी इसका तो हमने सेपरेट से अभी सबसे पहले यही पढ़ा था एग्जांपल कि एरोमेटिक है। अब दोनों एरोमेटिक है तो ओवरऑल कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। दो, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये दो सेपरेट रिंग है, बस आपस में फ्यूज हुई हैं, तो ये तो एरोमेटिक होता है बेंजीन वाला पार्ट, ये भी एरोमेटिक है। दोनों में कितना हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया टोटल दोनों का। ठीक है, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। अब यहाँ आ जाते हैं, एंटी एरोमेटिक का एक भी एग्जांपल नहीं है ना, चलो देख लेते हैं। 1 2 3, क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज है? सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं। ठीक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, सारी कंडीशन हो गई। क्या हक्कल रूल फॉलो हो रहा है? यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, इट मीन्स रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो इट मीन्स यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितने हैं? 2 और 2 4, और 4 वाला पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारा किसका होता था? एंटी एरोमेटिक सिस्टम। तो ये वाला हमारा ना तो नॉन एरोमेटिक ना ही एरोमेटिक, ये हो गया एंटी एरोमेटिक हो गया। चलो जी, अब सबके आ गए ना, एरोमेटिक वाले के ज़्यादा आ गए, एक नॉन एरोमेटिक पहला और आखिरी एंटी एरोमेटिक, बीच के सारे एरोमेटिक। क्या बात है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि रिंग के अंदर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कैसे पता लगाते हैं। सिंपल जो बेसिक शुरू के 3 रूल बताए हुए हैं उन्हीं सिद्धांतों पे काम करिए, फटाफट से आप सारे क्वेश्चंस इस तरीके से पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत तो नहीं कहूँगा, मतलब वो कंसेप्ट से रिलेटेड जो है मैकेनिज्म बनते हैं और उन पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, फटाफट से स्टार्ट कर। अब हम कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आखिर हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है? इसे नाथन बेकर इफेक्ट भी कहते हैं, नाथन बेकर इफेक्ट। ठीक है, नाथन बेकर इफेक्ट, या फिर हम इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर आप कहें नो हाइड्रोजन बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे आप कहो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है इसका। ये इसके नाम हैं कुछ हमारे प्यारे प्यारे। नाथन और बेकर दोनों ने मिलकर के इसकी स्टडी करी थी, इसकी खोज करी, इसलिए नाथन बेकर इफेक्ट से भी जाना जाता है। और नो हाइड्रोजन बॉन्ड रेजोनेंस या फिर सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, एक तरह से आसान भाषा में समझा जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जैसे कि रेजोनेंस के अंदर क्या होता था? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो मूव करते थे, यहाँ पे कौन मूव करेगा? सिग्मा वाले मूव करेंगे। सिंपल सी भाषा में ये। और कैसा सिस्टम होना चाहिए? यहाँ पे भी सिस्टम हमें चाहिए सिग्मा का कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड का कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो। ओके,
अब इसके अंदर क्या शुरुआत करने वाले हैं हम, एक तरह से आप समझिए डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, इसका या फिर सिग्मा बॉन्ड की हम रोटेशन करेंगे इसके अंदर, ठीक है। वो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और सिस्टम कैसा होना चाहिए, यहाँ पे भी कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, लेकिन किसके लिए, सिग्मा के लिए कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अच्छा, अब इस हाइपर कॉन्जुगेशन को समझने के लिए हम बेसिक सी कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उसके अंदर होंगी जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर दिखाएगा। कौन दिखाएगा, मैंने कहा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। और ये किस किस के अंदर होता है, आप हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे एल्कीन्स के अंदर देखेंगे, आप कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल, और इनकी स्टेबिलिटी बताने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। हाइपर कॉन्जुगेटिंग जो इफेक्ट है ये आपका, ये एल्कीन कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बताता है। और चीज़, ये भी एक परमानेंट इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। जैसे हमारा आई इफेक्ट भी परमानेंट था, फिर रेजोनेंस परमानेंट था, ऐसे ही हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक परमानेंट इफेक्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये एल्कीन्स के अंदर काम कैसे करेगा, ठीक है। मैं इसके अंदर एग्जाम्पल ले रहा हूँ प्रोपीन का, ठीक है। मेरे पास प्रोपीन है CH3CH2, ऐसे इसको थोड़ा ओपन करके लिख लेते हैं हम। क्या मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, पहले तो बताओ इनमें अल्फा कार्बन कौन सा होगा। ये क्या है मेरे लिए, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है भैया, डबल बॉन्ड वाला एक तरह से। तो इसके साथ वाला फंक्शनल ग्रुप के जस्ट साथ वाला कार्बन क्या होता था, अल्फा होता था। और अल्फा कार्बन पे लगने वाला हाइड्रोजन भी क्या होता था, अल्फा हाइड्रोजन होता था। इट मीन्स मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और दूसरी चीज़, कॉन्जुगेशन जो पॉइंट है हमारा, कॉन्जुगेशन पॉइंट के पास हमारे पास वैकेंट पी ऑर्बिटल ज़रूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपके पास पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए वैकेंट, ताकि आप उसको दे सको। क्या, आप यहाँ से सिग्मा बॉन्ड को ट्रांसफर करोगे ना, उसके लिए, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो गई, मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब अल्फा कार्बन होगा आपके पास फंक्शनल ग्रुप के साथ। दूसरा, जो कॉन्जुगेटेड जो होगी, कॉन्जुगेशन जो पोजीशन होगी, उसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो उस सिस्टम में हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन ईजिली काम करेगा। ईजिली मतलब तभी काम करेगा। अब कैसे देखते हैं, अब इसको मैं थोड़ा साफ कर दूं, पूरा साफ कर देते हैं, अब समझते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है आपका, ये भाई साहब यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, ये यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, और ये भाई साहब जो हैं डबल बॉन्ड हमेशा दूसरी तरफ ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। और इसका रीज़न, ये डबल बॉन्ड इधर क्यों ट्रांसफ़र होगा, हमने रेजोनेंस के अंदर बताया था आपको, भैया रेजोनेंस वाले में बताया था ना डायरेक्शन कहाँ से कहाँ बॉन्ड ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। तो उस तरीके, उस बिहाफ पर पे तो ये हमारा बॉन्ड ट्रांसफ़र इस तरफ हो गया और ये इस तरफ ट्रांसफ़र हो गया। तो अब कंडीशन, अब यहाँ पे बना क्या, यहाँ पे बना ये। यहाँ पर एक ख़ास बात ये रहेगी कि ये जो हमारा हाइड्रोजन है, ये अपना प्लेस नहीं छोड़ेगा, हाइड्रोजन अपना प्लेस नहीं छोड़ेगा। ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन रहेगा यहाँ, क्योंकि ये जो इफेक्ट होता है हमारा, ये हाइपोथेटिकल इफेक्ट है एक तरह से। ये बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड होगा, एक तो बहुत तेज़ी से होगा, और हाइपोथेटिकली इफेक्ट है ये हमारा, सोचा समझा, ताकि हम उनकी स्टेबिलिटी बता सकें। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा नहीं, उससे पहले ही ये बॉन्ड घूम जाएगा। अब घूमेगा कैसे, ये भाई साहब इधर, तो अगला स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, अब अगले में हमारे पास यहाँ बॉन्ड होगा पर यहाँ बॉन्ड नहीं होगा, और ये आपका CH2 माइनस इधर, अगले में क्या होगा, ये इधर, ये इधर, तो हमारे पास बॉन्ड इधर और इधर होगा, पर सॉरी इस तरह क्या हो रहा है, हाइड्रोजन CH2 माइनस ये। अब इसके बाद अगर घूमेगा तो वापस यही स्ट्रक्चर आ जाएगा जो आप शुरू में लेकर के चले थे। ध्यान रखना, इस वाले स्ट्रक्चर को हम कंटेन नहीं करते हमारे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में, जो वापस वही आ जाए। तो कितनी बॉन्ड, कितनी बार घूमा,
1 2 3, तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बने इसके? 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बने। इट मीन्स क्या बात हो गई यहाँ पर कि इसके सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको पता लगाने हो किसी के कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो वहाँ पे देख लेना अल्फा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं। जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। और जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। ये भी चीज़ ध्यान रखें। अब मैंने आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। देखो पहले मैंने क्या बताया भैया, नाथन बेकर इफेक्ट है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस आप इसे कह सकते हैं, या सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस कह सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हमारा लगेगा कहाँ, जहाँ एल्कीन कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल की कंडीशन हो। अब कंडीशन कैसी होनी चाहिए? कॉन्जुगेटेड होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड का, और रेजोनेंस मतलब कॉन्जुगेशन किसका होगा? सिग्मा बॉन्ड का। अब सिग्मा बॉन्ड यहाँ रोटेट करेगा और जो पोजीशन होनी चाहिए कॉन्जुगेशन वाली वहाँ वैकेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन वहाँ पर दे सके। इस सिस्टम के अंदर काम करेगा। फिर मैंने कहा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ज़रूरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो आप हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर की सोच नहीं पाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ मैंने अब आपको बताई कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा उसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, और जितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब फटाफट से करते हैं भैया कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बता कैसे रहा है कि भैया ये ज़्यादा मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के बिहाफ पर कैसे स्टेबल होंगे। अब हम देखते हैं भैया कार्बोकेटायन पे कहानी चलेगी कैसे। मेरे पास ये है, ये क्या है? ये इथाइल कार्बोकेटायन है। क्या यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट करेगा? कॉन्जुगेशन वाले के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो इट मीन्स ये बॉन्ड घूम सकता है। कितने, और ये हमारा एक तरह से फंक्शन ग्रुप हो गया, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं? 1 2 3, 3 प्रेजेंट हैं। इट मीन्स 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। कैसे? वही, इसको यहाँ रोटेट करें तो चार्ज हटेगा। ये देखो ये बन गया। अगले में यहाँ रोटेट करो, और अगले में यहाँ रोटेट कर दो भैया इसको, तो ये क्या बन गया? ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट में वापस ये यहाँ इधर, और ये अगेन यही वाली चीज़ बन जाएगी। तो कितने स्ट्रक्चर बने? 1 2 3, और कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो 3 ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बने। तो ये इसकी स्टेबिलिटी बताई। अब मेरे पास मान लो ये प्रेजेंट है, अब इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? सिंपल है, इसके अल्फा हाइड्रोजन पता लगाओ। देखो जी, ये इस ग्रुप के साथ कितने कार्बन लगे? 1 2 3, तीनों जो मेन ग्रुप के साथ लगे हुए हैं तीनों के तीनों अल्फा कार्बन है। तो इन पे लगने वाले हाइड्रोजन क्या हो गए? अल्फा हाइड्रोजन। 3 यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, कितने हो गए टोटल? 9 हो गए अल्फा हाइड्रोजन। 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो सिंपल सी बात है भैया, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी कितने होंगे? 9 होंगे। अब इसके 3 और इसके 9, तो स्टेबल कौन ज़्यादा? ये वाला। ये था प्राइमरी कार्बोकेटायन क्योंकि इसके साथ एक ही कार्बन जुड़ा है। इसमें 3 टर्शरी, ऐसे ही सेकेंडरी वाला निकालो तो उसमें 6 बनेंगे। इसीलिए यहाँ पर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर यही होता है। पता चल गया स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है। और किसी कंपाउंड की आप स्टेबिलिटी पता लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मान लेते हैं हम, क्या मान लें? सब कुछ मान ही लेते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ प्रेजेंट है यहाँ पर। अब बताओ इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? सिंपल है भैया, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हो गया। इस पे लगा हुआ जो साथ वाला कार्बन है अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, ठीक है। इसके 3 हाइड्रोजन, इसके 3, 6, इसके 3, इसके 3, 6 6 12, तो मतलब 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। तो मोस्ट स्टेबिलिटी इसी की होगी भैया, 9 वाले से भी ज़्यादा स्टेबल ये वाला है। सिंपल, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो ये ज़्यादा स्टेबल है। इसके 9 बन रहे थे, इसके 12 बन रहे हैं।
समझ में आ गई। मेन फंक्शन ग्रुप के साथ देख लो भैया, उसमें सिंपल है, आपको कुछ नहीं, बस ये पता लगा लो आप कैसे भी कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है, आप बता दो कि भैया वो स्टेबल है या नहीं है। और कोई एग्जाम्पल, अब कुछ और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको और आइडिया लग जाए कि भैया हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कहीं टफ हो जाए निकालना तो कैसे निकालते हैं। ओके, आप देखिए हम अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें आपको और थोड़ा आइडिया लग जाएगा। चलिए फटाफट से इसमें बताइए कितने आपके अल्फा हाइड्रोजन है। देखो मेन ये हो गया, इसके साथ वाला अल्फा कार्बन 3 और 3 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें बताइए अल्फा हाइड्रोजन बताइए। देखिए मेन ग्रुप ये है तो इसके सिर्फ साथ वाले ही होंगे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन वही अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये वाले नहीं कंसिडर किए जाएंगे। तो दो इस पे इसके 4 अल्फा हाइड्रोजन। इस पे कितने हैं भाई साहब, मेन फंक्शन ग्रुप है, साथ में कोई कार्बन ही, अल्फा कार्बन ही नहीं प्रेजेंट, तो भैया इसके हो गए कितने, अल्फा हाइड्रोजन हो गए इसके 0। चलो और बात करते हैं, पहले इस पे से आने से पहले इस पे बात कर लेते हैं। इसके कितने बनेंगे, ये मेन फंक्शनल ग्रुप साथ में लगे हुए सारे के सारे क्या हैं, ये अल्फा कार्बन 3 3 6 6 3 9 3 12 अल्फा हाइड्रोजन बन गए भैया। इसके तो बहुत स्ट्रक्चर बन गए, इसके 3 और 3 6, इसके 3 और 3 6। बस इनमें फ़र्क क्या है, ये वाली कंडीशन हमारी सिस की और ये वाली ट्रांस की, अगर इन दोनों में 6, देखो दोनों के सेम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन हमने पढ़ा था हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के अंदर भी सिस और ट्रांस में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस वाला मोर स्टेबल, तो एज कम्पेयर टू सिस ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भले ही सेम हो। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। CH3 के अंदर क्या घूम सकता है ये बॉन्ड, बिल्कुल घूम सकता है जी। देखो CH2 और H है, इसको आप यहाँ घुमा दीजिए, इस पे आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड ट्रांसफर करेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे घूमेगी, ऑर्थो और पैरा वाली बराबर हो गई, मेटा वाले की एक भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी, वो होगी 0। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपके पास टर्शरी कार्बोकैटायन ये CH3 मिथाइल ग्रुप ये प्रेजेंट है और ये CD3 हाइड्रोजन के मैंने ड्यूटेरियम ले लिया है, तो अब इन दोनों में अगर आ जाए आपके पास कि भैया स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो आप कैसे पता लगाओगे। ध्यान रखना हमेशा इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ड्यूटेरियम जो होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करता है। क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करता है। जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करता है तो ये बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल से पसंद करता है। अब ये बॉन्ड तोड़ेगा मुश्किल से, तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी लो हो जाती है, तो ओवर स्टेबिलिटी ये ज़्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से ये घुमाएगा बॉन्ड को, ना कि। ठीक है, बॉन्ड को तोड़ नहीं पाते हैं भाई साहब, ये दिक्कत आ जाती है इसके अंदर। तो ड्यूटेरियम वाले में और हाइड्रोजन वाले में अगर देखो तो मोर स्टेबिलिटी हाइड्रोजन की उससे कम ड्यूटेरियम की और सबसे कम ट्राइटियम की, क्योंकि और उसकी और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा भैया मुझे कैसे पता लगाना है कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसके कितने बनेंगे और कौन ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो बच्चा लोग ये हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन का जो था, ये आपका मैंने आपको ये कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाला जो कंसेप्ट है, वो बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, आपको बस अब जो है छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत आराम से हम जल्दी से कर लेते हैं उसको फटाफट से, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी है और छोटा भी है बहुत। ओके, अब हम कर रहे हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, नाम पता है आपको, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो फिर 1 मोल जो आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं, 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कन्वर्ट करने में जो एनर्जी रिलीज होगी करने के बाद, वो एनर्जी आपकी क्या होगी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन में कन्वर्ट हो गया हमारा। ठीक है, और जो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, ये जो एंथैल्पी निकल रही है, ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन होगी। एक तरह से आप समझ लीजिए कि हीट रिलीज ऑन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था उसकी कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है होने के बाद, वो आपकी एंथैल्पी ऑफ या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंपाउंड, और एक चीज़ ध्यान रखना, एंथैल्पी ऑफ या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगी आपकी, वो किसी भी कंपाउंड की रिएक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्टेबिलिटी। ये अत्यधिक आवश्यक बात है कि अगर वो कंपाउंड स्टेबल होगा तो उसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी, अगर वो रिएक्टिव ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगी। ठीक है, इट मीन्स अगर मैं मान लो अब यहाँ पे आपको ये दो कंपाउंड दे रहा हूँ, सेम आपके सेम स्ट्रक्चर बनेंगे सारे के सारे पर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के बेस पे आप देखो। और अभी मैंने बताया कि ये वाला हमारा ट्रांस है और ये वाला हमारा सिस है। सिस और ट्रांस में ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है। अगर ये स्टेबल ज़्यादा है तो इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी ये एज कम्पेयर टू, अगर मैं देखूँ ये 1 और ये 2, तो भैया इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन 2 वाले की लो होगी और 1 वाले की ज़्यादा होगी। और कोई एग्जांपल बिल्कुल लगा लीजिए। मान लो यहाँ एल्काइल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ ये है। अब इनमें से ज़्यादा किसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? इस वाले के, इसके कम होंगे, इसके ज़्यादा होंगे। तो मोर स्टेबल कौन हुआ? ये। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो हाइड्रोजनेशन है वो किसकी ज़्यादा होगी? जो स्टेबल कम है, ये कम है तो इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है, बस यही कंसेप्ट है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाला हमारा, कि स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है, स्टेबिलिटी किसके बिहाफ पे निकालोगे? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर वाले के हिसाब से। स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो हीट उसकी कम होगी, अगर स्टेबिलिटी कम है तो हीट उसकी ज़्यादा होगी, हाइड्रोजनेशन वाली। तो यहाँ पे ये हमारा कंसेप्ट हो गया, हमने एरोमेटिसिटी वाला कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया हमने हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन समझ लिया और ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन समझ लिया। तो बच्चा लोग, अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने कोई मोटिवेशन मिलेगा। और अलग से कोई आप टॉपिक चाहते हो कि सर ये टॉपिक करा दीजिए, ऐसे रिलेटेड हमें करवाइए, तो वो मैं ज़रूर कराऊँगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। घर बैठ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, दबा के अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो, यहाँ से क्वेश्चन करो, अपनी बुक या जो भी आपके पास है मटेरियल वहाँ से आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड, तो बच्चों लोग अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।